नमस्कार दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी के कई साल नौकरी में खपा दिए हैं, अगर आपने हर महीने अपने वेतन से अंशदान करते हुए देखा है और अब रिटायरमेंट के बाद सिर्फ सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आज का यह संदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस खबर का इंतजार आप पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, वह खबर अब सिर्फ चर्चा नहीं रह गई है, बिल्कुल न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंचकर एक ठोस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि इस पूरी जानकारी को आधा अधूरा समझना आपके लिए नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस पूरी बात को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर देश भर के लाखों पेंशन धारकों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि वर्षों तक सेवा देने के बाद जो पेंशन मिलती है वह ना तो महंगाई के अनुरूप है और ना ही सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। और इसी असंतोष ने धीरे धीरे याचिकाओं का रूप लिया, जो पहले अलग अलग हाई कोर्ट्स में पहुंची, फिर मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। सालों पहले जब ईपीएस 95 लागू हुई थी, तब परिस्थितियां अलग थी, वेतन सीमाएं अलग थी, महंगाई अलग थी, लेकिन समय के साथ साथ हालात बदले, खर्च बढ़ा, जरूरतें बढ़ी, पर पेंशन की व्यवस्था लगभग वही ठहरी रही। और इसी वजह से यह सवाल उठता गया कि क्या पेंशन धारकों के साथ न्याय हो रहा है या नहीं। और यही सवाल आगे चलकर एक बड़े कानूनी संघर्ष में बदल गया। ईपीएस 95 से जुड़े मामलों में कई बार सुनवाई हुई, कई बार फैसले आए, कई बार सरकार और ईपीएफओ की ओर से स्पष्टीकरण दिए गए, लेकिन 4 नवंबर 2012 का फैसला इस पूरे संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि उस फैसले में वेतन सीमा से जुड़े कई अहम पहलुओं पर विचार किया गया था और उसी फैसले के आधार पर आगे कई नई याचिकाएं दायर की गई। समय बीता गया, पेंशन धारकों की संख्या बढ़ती गई, समस्याएं बढ़ती गई, और इसी बीच ईपीएस 95 से जुड़ी लगभग 40 से अधिक याचिकाएं एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंची। और यह सवाल उठा कि क्या पहले दिए गए फैसलों की दोबारा व्याख्या या पुनः समीक्षा की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में गठित पीठ ने इन मामलों को गंभीरता से सुना और यह स्पष्ट किया कि पेंशन कोई भीख नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का अधिकार है जो उसने अपनी सेवा के दौरान अर्जित किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी साफ शब्दों में कहा कि पेंशन धारकों के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई कर्मचारी 2004 से पहले रिटायर हुआ हो, 2006 से पहले हुआ हो, 2014 से पहले या बाद में हुआ हो, सभी के अधिकार समान हैं और सभी को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह बात इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक यह देखा गया कि अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम लागू किए गए, जिससे पेंशन में भारी असमानता पैदा हुई। और इसी असमानता को चुनौती देने के लिए पेंशन धारकों ने अदालत का रुख किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ न्यूनतम सहायता देना नहीं, बिल्कुल बुजुर्ग नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना है। और यदि पेंशन इतनी कम है कि उससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना हो, तो उस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। इसी सोच के तहत ईपीएस 95 पेंशन को अलग अलग वर्गों में बांटने की बात सामने आई, ताकि यह तय किया जा सके कि किस श्रेणी के पेंशन धारक को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। और यह वर्गीकरण पूरी तरह से सेवा अवधि, अंशदान की अवधि और वेतन सीमा पर आधारित रखा गया। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि पेंशन बढ़ोतरी कोई एक समान राशि के रूप में सभी को नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल इसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है और हर श्रेणी के लिए अलग गणना पद्धति अपनाई गई है। सबसे पहले उन पेंशन धारकों की बात की जाती है जिनके ईपीएस 95 के अंतर्गत 10 साल या उससे कम समय तक अंशदान किया है। ऐसे पेंशन धारकों की संख्या भी काफी बड़ी है और अक्सर यही वर्ग सबसे ज्यादा असंतोष महसूस करता रहा है, क्योंकि कम सेवा अवधि के कारण इनकी पेंशन बेहद कम बनती है। यदि किसी व्यक्ति ने लगभग 10 वर्षों तक ईपीएस 95 में योगदान दिया है और उसका अंशदान वर्तमान वेतन सीमा के अनुसार माना जाता है, तो उसकी पेंशन औसतन एक सीमित दायरे में आती है, जिसे अब संशोधित करने की बात कही जा रही है, ताकि यह राशि पूरी तरह प्रतीकात्मक न रह जाए, बिल्कुल कुछ हद तक सहायक बन सके। इसके बाद दूसरा वर्ग आता है उन पेंशन धारकों का जिन्होंने लगभग 15 से 25 वर्षों के बीच सेवा दी है। यह वर्ग वास्तव में ईपीएस 95 का सबसे बड़ा आधार माना जाता है, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी इसी दायरे में रिटायर होते हैं और इन्हीं के लिए पेंशन निर्धारण का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इस वर्ग के लिए पेंशन की गणना सेवा के वर्षों के साथ साथ औसत वेतन को ध्यान में रखकर की जाती है और यही वजह है कि 15 साल सेवा करने वाले और 25 साल सेवा करने वाले पेंशन धारक की पेंशन में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। तीसरा वर्ग उन कर्मचारियों का है जिन्होंने 25 से 30 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक ईपीएस 95 में योगदान दिया है और यही वर्ग लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करता रहा है, क्योंकि इनका तर्क यह रहा है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नौकरी को दे दिया, उन्हें बुढ़ापे में कम पेंशन देकर कैसे छोड़ा जा सकता है। इस वर्ग के लिए प्रस्तावित पेंशन अपेक्षाकृत अधिक रखी गई है ताकि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को उसका उचित लाभ मिल सके। और यही वह बिंदु है जहां 7,500 या उससे अधिक की पेंशन की चर्चा सामने आती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण वर्ग वो है जिनके पास हायर पेंशन ऑप्शन का विकल्प चुना था, यानी जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक अंशदान किया था। ऐसे पेंशन धारकों के लिए पेंशन की गणना पूरी तरह अलग तरीके से की जाती है और इनकी पेंशन कई मामलों में अन्य पेंशन धारकों से कई गुना अधिक हो सकती है। इस श्रेणी में पेंशन का निर्धारण इस बात पर आधारित होता है कि आपका अंतिम वेतन कितना था, आपने कितने वर्षों तक योगदान दिया और क्या आपने सभी आवश्यक औपचारिकताओं को समय पर पूरा किया था या नहीं। और यदि यह सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो आपकी पेंशन एक स्थिर और उच्च स्तर पर तय की जा सकती है। यहीं पर कई पेंशन धारकों को यह एहसास होता है कि उन्होंने अतीत में कुछ निर्णय लिए थे जिनका
जिनका असर आज उनकी पेंशन पर पड़ रहा है। और यही एहसास इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना देता है। अब सवाल यह उठता है कि यह पूरा ढांचा कब लागू होगा, कब से नई पेंशन मिलेगी और क्या यह बढ़ी हुई पेंशन पिछली तारीख से मिलेगी या नहीं। और यही वह सवाल है जिसका जवाब फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि एरियर का मामला सीधे सीधे वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा होता है और इसमें सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यदि लाखों पेंशन धारकों को एक साथ पिछली तारीख से भुगतान करना हो तो इसका असर सरकारी खजाने पर भी पड़ता है और इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाना होता है। हालांकि यह बात जरूर कही गई है कि जब भी नई पेंशन व्यवस्था लागू होगी तो इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि पेंशन धारकों के साथ अन्याय ना हो और यदि किसी अवधि के लिए उन्हें कम पेंशन मिली है तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह सब अंतिम अधिसूचना पर निर्भर करेगा। अब यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक योजना नहीं है। बिल्कुल यह एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि इससे जुड़ा हर फैसला सीधे बुजुर्गों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है और इसी वजह से इस पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक हो सकती है। इसी कारण यह सलाह बार बार दी जा रही है कि पेंशन धारक किसी भी अफवाह, अधूरी खबर या सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। बिल्कुल आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और साथ साथ अपने दस्तावेजों को भी व्यवस्थित रखें ताकि जब भी कोई विकल्प या आवेदन प्रक्रिया शुरू हो तो उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत से पेंशन धारकों के लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि वह यह समझें कि उनका योगदान रिकॉर्ड सही है या नहीं, उनकी सेवा अवधि ठीक से दर्ज है या नहीं और यदि कहीं कोई त्रुटि है तो उसे समय रहते ठीक कराया जाए, क्योंकि भविष्य में पेंशन निर्धारण इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होगा। यहाँ पर यह भी साफ होता है कि ईपीएस 95 पेंशन सुधार सिर्फ सरकार या अदालत की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल पेंशन धारकों की भी जिम्मेदारी है कि वह जागरूक रहें, सही जानकारी रखें और अपने अधिकारों को समझें, क्योंकि जागरूक पेंशन धारक ही इस व्यवस्था को मजबूत बना सकता है। अब धीरे धीरे यह माहौल बनता जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो अनिश्चितता थी वह कम हो रही है और उसकी जगह एक उम्मीद ने ले ली है कि आने वाले समय में पेंशन धारकों को ज्यादा सम्मान, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा स्थिरता मिलेगी और यही उम्मीद इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और जब इस पूरी प्रक्रिया को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो यह साफ नजर आता है कि यह सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह समानता, न्याय और गरिमा की लड़ाई थी, जिसमें लाखों पेंशन धारकों की आवाज ने मिलकर एक मजबूत आधार तैयार किया। यही वजह है कि आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि हर नया कदम यह तय करेगा कि भविष्य में पेंशन धारकों का जीवन किस दिशा में जाएगा। और यहीं से यह स्क्रिप्ट एक और गहरे स्तर पर प्रवेश करती है, जहां हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक पेंशन धारक को आगे क्या क्या कदम उठाने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह खुद को आने वाले बदलावों के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि जब नई व्यवस्था लागू हो तो वह पूरी तरह से लाभ उठा सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो रिपोर्ट मैट्रिक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।